बिल्कुल भैया, पढ़िए बिल्कुल। लिखी गई है बहुत सी बातें, मगर वो दोहा कहाँ मिलेगा कि भाई यासर कहा था जिसको, वो प्रेम सच्चा कहाँ मिलेगा। कबीर, तुलसी, रहीम, नानक की मीर गालिब कहाँ मिलेंगे, दीवानी मीरा की जिनका दिल था दुलारे सूरा कहाँ मिलेगा। जमाने भर से अलग था तब भी, जमाने भर से अलग है अब भी, जमाने भर को हटा के पूछो जमाने वाला कहाँ मिलेगा। और शेर है भैया कि अभी तो होठों पे तितलियों ने गुलाबी खुशबू बिखेर डाली, अभी तो होठों पे तितलियों ने गुलाबी खुशबू बिखेर डाली, अभी सुनो ना हमारी धड़कन ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। और अगला शेर है कि चलो कि संडे को इवनिंग में, चलो कि संडे को इवनिंग में मिले कहीं पर करेंगे गॉसिप, ये चाय कॉफी मिलेगी हरदम, ये वक्त प्यारा कहाँ मिलेगा। और शेर है कि अगर किताबें पढ़ोगे केवल, अगर किताबें पढ़ोगे केवल, नहीं पढ़ोगे किसी की आंखें, मिलेगा केवल किताबों जितना, ख्यालों जितना कहाँ मिलेगा। और अंतिम शेर है भैया इसका कि ऐ मेरे यारों मुझे बताओ, ऐ मेरे यारों मुझे बताओ, अगर गलत हूँ मुझे बताओ कि उसकी जैसी कहाँ मिलेगी, कि मेरे जैसा कहाँ मिलेगा। धन्यवाद भैया। बहुत धन्यवाद भैया आपका। बहुत ही सुंदर गजल है ये। गजल मैंने तर्ज सुखन पोएट्री जो गोष्ठी होती है वहां पर ही मैंने सुना था। जैसे ही आप पढ़ने लगे तुरंत ही वो गोष्ठी मुझे याद आ गई। मैं आपको सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि आपने आकर इस काव्य गोष्ठी की रौनक बढ़ा दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले कवि की तरफ चलता हूँ। कवि या कवियत्री कृष्णा पांडे नाम है। कृष्णा पांडे, आप हैं, उपस्थित हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है। आप अपनी एक कविता का पाठ करें। बहुत सबसे पहले मैं आदरणीय सुशांत सर का निकट जिला और सभी सम्मानित जनों को मेरी तरफ से सुप्रभात। मैं पहली कविता पाठोगी, इसमें कोई गलती होगा तो क्षमा कीजिएगा। मैं आज अपनी एक रचना पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है लौटेगी वह लड़की। बीत जाने दो जो शेष है रात, मिटेगा तिमिर आएगा नौल प्रभात, सिसकती है जो लिपटी हुई वेदना की चादर में, खिल उठेगी चिढ़कर आंसुओं के दर्द से। तुम देखना है देव एक दिन, तुम देखना है देव एक दिन, जब लाएंगे संदेश नएगन, गर्व करेगा उस पर गगन, दमक उठेंगे विद्युत के कड़कड़, तब लेकर नवल प्रभात, छोड़कर तिमिर का साथ। तुम देखना है देव एक दिन, तुम देखना है देव एक दिन, लौटेगी वह लड़की। माना अब यह रात की मूर्छा गहरी, माना अब यह रात की मूर्छा गहरी, मिटाएगी इनको आशा की ज्योति की लघु प्रहरी। माना अब यह वेदना असीम प्रतिपल, माना अब यह वेदना असीम प्रतिपल, परंतु लौट आने का भी दिख रहा हलचल। तुम देखना है देव एक दिन, तुम देखना है देव एक दिन, जब होगा नव प्रकाश से संकृत ये मन, जब होगा नव प्रकाश से संकृत ये मन, रहकर उषा नई किरण जब आएगी, तब तोड़ कर जंजीरें वेदना की, त्याग कर यह दुख अपार, रहकर नवल प्रभात, छोड़ कर तिमिर का साथ। तुम देखना है देव एक दिन, तुम देखना है देव एक दिन, लौटेगी वह लड़की। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप सुंदर पढ़ रही हैं, कोई समस्या नहीं है। आप ऐसे प्रतिदिन पढ़ती रहेंगी तो आप में लगातार सुधार आता जाएगा, कोई संदेह की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी है। ऐसे ही आप लिखती रहें, आप पढ़ती रहें। आपको ढेरों शुभकामनाएं। अगला नाम है मनोरमा जी का। मनोरमा जी, यदि आप उपस्थित हो तो अपनी कविता का पाठ करें। मनोरमा जी। जी धन्यवाद आप सबका। मैं कविता सीधे पढ़ती हूँ। मेरी बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है तन्हाइयाँ। लोग कहते हैं मैं जी नहीं सकता इन तन्हाइयों के साथ, लोग कहते हैं मैं जी नहीं सकता इन तन्हाइयों के साथ। खैर चलो जी भी लेता हूँ, मगर घुट घुट कर रहेगी ना वो जीने में जिंदगी की बात।
से दूर अजी कौन भला रह पाए खुशियों से दूर, ये तन्हाइयां क्या न कर देंगी मरने पर मजबूर। अब मेरी सुनिए इन तन्हाइयों की बात, अब मेरी सुनिए इन तन्हाइयों की बात, जिसमें रहती हूँ मैं ही मेरे साथ, मैं ही बिखरती हूँ मैं ही निखरती हूँ, क्यों करूँ भला मैं किसी और का नुकसान। मैं पूरी भरी पड़ी हूँ मैं खाली कहाँ हूँ, मैं पूरी भरी पड़ी हूँ मैं खाली कहाँ हूँ, मैं तन्हा कैसे मैं तो खुद एक जहाँ हूँ। ये अजीब विडम्बना है लोग अपने अंदर नहीं झांकते, ये अजीब विडम्बना है लोग अपने अंदर नहीं झांकते, अपनी हर खुशियों के लिए दूसरों का दर है क्यों ताकते। धन्यवाद मेरी छोटी सी कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपसे बहुत बढ़िया लाइन। मुझे लोग अपने अंदर आते, अपनी कमियों को लोग नहीं देते। वही हाल है कि मैं चला बुरा न मिलिया कोई, हो जा अपना मुझसा बुरा न कोई। बहुत अच्छा है आपकी, बहुत धन्यवाद आपका। मुझे समय न लेते हुए और कोई विकल्प न बनाते हुए मैं अगले कवित्री जॉय पैरोनियार या प्यारे आवाज से आप अपनी कविता पाठ करें। जय रोनिया क्या उपस्थित है? वो अभी नहीं जुड़ पाई हैं, आगे दूसरा नाम पुकारा है। नवनीत इलाहाबादी जी का यदि आप उपस्थित हो तो मैं आवाज में और कविता का पाठ करें। नवनीत इलाहाबादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मानस परिवार को मेरा नमस्कार और सभी जितने जुड़े हैं साथी उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं कविताएं तो नहीं लिखता, लेकिन ऐसे ही ट्राई कर रहा था तो एक दिन बहुत ट्राई किया तो कुछ नहीं लिखा, तो फिर सोचा कि कुछ ना अपनी फीलिंग लिखा जाए, तो उसी को लिखा है मैंने। तो उसमें लिखा है जो हमारी कविता का शीर्षक है, एक प्यार का आरंभो अंत। तो उसमें सबसे पहले मैं अपनी पंक्तियों से 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा। जो तुम्हें पसंद हो वह कहानी लिख जाएंगे, जो तुम्हें पसंद हो वह कहानी लिख जाएंगे, 1-2 की बात नहीं 100 दफा नादानी लिख जाएंगे। एक दफा मुड़ के देख तो हमारी तरफ, हम तेरे नाम से अपनी सारी जवानी लिख जाएंगे। अगर तू भी है दीवानी मेरी तो इजहार कर, एक इतिहास अपने प्यार की खानदानी लिख जाएंगे, एक इतिहास अपने प्यार की खानदानी लिख जाएंगे। फिर उसके बाद जैसा कि ये होता है कि बहुत पहले 10वीं में हो गया था कुछ ऐसा, तो उसके बाद फिर BSc समय मैं कर रहा हूँ आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से, तो वहाँ पे फिर ऐसा कुछ अनुभव हुआ। तो मैंने लिखा कि किसी को खोकर हमने जाना है कि किसी को पाया कैसे जाए, किसी को खोकर हमने जाना है कि किसी को बचाया कैसे जाए, मगर तुम्हें पाकर जाना है कि किसी को पाया कैसे जाए। बहुत कुछ ना बचा तब पता चला किताब लगाया कैसे जाए, किसी को खोकर हमने जाना है कि किसी को बचाया कैसे जाए। फिर ये होता है कि धीरे धीरे ऐसे दूरियां बढ़ने लगती है, तो फिर हमने लिखा कि तेरे जाने के बाद कोई आक्षेप है मेरी जिंदगी में आ रहा है, तेरे जाने के बाद कोई आक्षेप है मेरी जिंदगी में आ रहा है, यूं तो सामने रोशन है पर सुहानी नहीं लगती, तेरी याद जब जब आती है महक गुलाब का बनके, यूं तो दिल में दर्द अरसों से है पर पुरानी नहीं लगती। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि भाई तुझको लाइन दे रही है या फिर कुछ कहते हैं ना, तो उससे लिखा था मैंने 4 पंक्तियां कि मेरे दोस्तों ने सिखा दिया मुझे अपनी जान से खेलना, मेरे दोस्तों ने सिखा दिया मुझे अपनी जान से खेलना, यूं तो हम वफा का इजहार न करते, तुझसे वफा करने का तोहफा कुछ यूं मिला, न जाने कितनी बद्दुआएं साथ हो गई। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर जब सब कुछ छोड़ने की बारी आई तब मैंने लिखा था 4 पंक्तियां, ये हमारी लास्ट पंक्ति है। जिंदगी ने राहों पर इतने कांटे बिछाए हैं कि हर कदम पे दम निकले, जिंदगी ने राहों पर इतने कांटे बिछाए हैं कि हर कदम पे दम निकले, मगर कमबख्त या फिर भी हमारे जुनून से कम निकले। अपने अश्कों से नहीं चाहता हूँ दूसरों को कष्ट पहुंचाना,
अपने अशकों से नहीं चाहता हूँ दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इसलिए आज सब कुछ पीछे छोड़ते हुए भी ये आंसू तुम्हारे उम्मीद से कम निकले, तुम्हारे उम्मीद से कम निकले। धन्यवाद। आपने अपने मन के विचारों को अभिव्यक्ति दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लिखते रहें। मेरा सभी से आग्रह है कि आप अपने मन को अभिव्यक्ति देने वाली कविताएं भी लिखें और ऐसी कविताएं भी लिखें जिनसे समाज का भला हो, जिनसे समाज को कोई प्रेरणा मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रूपा कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? अगर आप उपस्थित हैं तो अपनी एक कविता का पाठ करें। रूपा कुमारी जी, सर्वप्रथम मानस पत्रिका के सभी प्रिय सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं रूपा और मेरी कविता का शीर्षक है हम भी तेरे हो जाएंगे। तुम मेरी बनकर रहना सदा, तुम मेरी बनकर रहना सदा, हम भी तेरे हो जाएंगे। उम्र के उस आखिरी पड़ाव पर भी हम एक दूजे का साथ निभाएंगे। तुम और मैं वही पुरानी बातें और वही कुछ यादें दोहराएंगे। तुम मेरी बनकर रहना सदा और हम भी तेरे हो जाएंगे। तुम फिर से थोड़ा रूठना और फिर से हम तुमको मनाएंगे। तुम वही मीठी प्यारी बातों से दिल को मेरे बहलाना। हम फिर से तुम्हारे लिए कुछ नगमे कुछ गीत गुनगुनाएंगे। तुम मेरी बनकर रहना सदा और हम भी तेरे हो जाएंगे। जब ढलती उम्र में भी अक्सर छोड़ जाते हैं साथ अपने, जब ढलती उम्र में भी अक्सर छोड़ देते हैं साथ अपने, हम साथ रहेंगे तेरे, तुझे अकेला ना कभी छोड़ जाएंगे। तुम मेरी बनकर रहना सदा और हम भी तेरे हो जाएंगे। तुम मेरी बनकर रहना सदा और हम भी तेरे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। कविताओं में सुंदर सुंदर ख्यालों की कल्पना तो हर कोई करता है, लेकिन वृद्धावस्था की कल्पना करना भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि वृद्धावस्था हमारे जीवन का सच है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने पढ़ा है। आप ऐसे ही लिखते रहें। आपको ढेरों शुभकामनाएं। बिना कोई समय गंवाए मैं अगली कड़ी में रंजीत शर्मा को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपनी कविता का पाठ करें। रंजीत शर्मा, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया नमस्कार। आप सभी को स्वागत है। आप कविता का पाठ करें। मैंने रामनवमी के उपलक्ष्य में एक कविता लिखा था, इसके माध्यम से प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूँ। हे राम कब आओगे। कि ऐसा समय जी आया हो, ऐसा समय प्रभु जी आया, चारों तरफ बिखरे हैं माया, मानव बना दानव की छाया, इससे कब उबारोगे। हे दशरथ के नंदन बोलो अब कब आओगे। हे दशरथ के नंदन बोलो अब कब आओगे। त्रेता में धनुर्धर आए, द्वापर में सुदर्शन, त्रेता में धनुषधर आए, द्वापर में सुदर्शन, निर्माणों के पावन युग में भयभीत है हर जन मन। सबर के जस दर्शन देकर, सबर के जस दर्शन देकर, कब जाति मिटाओगे। हे दशरथ के नंदन बोलो अब कब आओगे। हे दशरथ के नंदन बोलो अब कब आओगे। मन की बगिया सूखी पड़ी है, बाहर छाई हरियाली, मानव के पतन को देखकर मानव ही बजाए ताली। मन की बगिया सूखी पड़ी है, बाहर छाई हरियाली, मानव के पतन को देखकर मानव ही बजाए ताली। ऊंच नीच का भेद मिटाकर, ऊंच नीच का भेद मिटा, कब विदुर घर जाओगे। हे दशरथ के नंदन बोलो अब कब आओगे। हे दशरथ के नंदन बोलो अब कब आओगे। सादर आभार आप सभी का।
बहुत धन्यवाद आपका। आप में बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि गीत जो होता है वो सीधे तौर पर व्यक्तियों से जुड़ता है, लोगों से जुड़ता है। आप ऐसे ही गीत लिखते रहें। आपकी बहुत बहुत बढ़िया प्रस्तुति है कि नंदन बोलो अब कब आओगे। आपने इसमें जो एक दूसरे के प्रति सामाजिक विद्वेष है उसको भी दर्ज किया है। आप ऐसे लिखते रहें। आपको ढेरों शुभकामनाएं। अगले कवि के रूप में मैं आशुतोष कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। आशुतोष कुमार जी, यदि आप उपस्थित हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो आप अपनी एक कविता का पाठ करें। सभी को मेरा प्रणाम। सर, ये मेरा प्रेम पर लिखा है कविता, तो जिससे मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ उस पर लिखा हूँ। भोजपुरी में है तो सुनाना चाहूंगा। सर, मेरा आवाज जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सुनाइए। तो बचा ली ना हमरा के, बहुत थक चुकल बानी, बनावटी रिश्ता में फंस चुकल बानी, हथवा धली बहुत अकेला बानी, अभी अभी इस शहर में बेचारा बानी। कोनो उलझन के सुलझाई कैसे, हम बस तोके दिल से चाही लगी बताई कैसे। रौरा जैसन तो भक्ति नहीं के हमरा पास, बाकी संकट मोचन दिल में तू ही बाड़ा, दिल के चीर के सब लोगन के दिखाई कैसे। कबो मन घबराला तो रौरे दरबार लौकेला, जब कबो बेचैनी होला तो रौरे नाम लौकेला। बनारस से जब कबो जाइला बाहर तो ऐसा लागेला मनवा हरे रह गइल है, शरीर जाता दिमागवा तो सुन हो जाला, ऐसा लागेला कि और मंदिरिये में हमार चैन भुलाइला। ई पगला के अपना से कबो दूर मत करिया, ना तो ही मर जाई। हमार भक्ति के रूप में हमके हमार मेहनत और अपन आशीर्वाद दे दिया, बस बस संकट मोचन, ई पगला तो अपने में तर जाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। किसी भी लोक भाषा में, किसी भी बोली में जब कोई कविता पढ़ता है तो उसका अलग ही रोमांच होता है और उसमें एक अलग ही स्वाद होता है। बहुत सुंदर आपने पढ़ा है, बहुत बढ़िया। बहुत आभार आपका। आपने आकर हमारी रौनक बढ़ा दी है, क्योंकि कोई भी अगर कोई बोली की कविता किसी गोष्ठी में पढ़ी जाती है तो उसकी रौनक अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि बोलियां सीधे तौर पर हमारे दिलों से जुड़ती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कवि या कवियत्री के रूप में मैं नूतन झा को आमंत्रित करता हूँ। क्योंकि आजकल नाम ऐसे हो चले हैं, पता नहीं चल पाता है कि कवि है कवियत्री है, इसलिए मैं आपका नाम बुला रहा हूँ। नूतन झा, यदि आप उपस्थित हो तो काव्य पाठ करें। अवनीश, नूतन जी, मैं बस एक मिनट। अवनीश, मैं ये बताना चाह रहा था, माफी चाहता हूँ बीच में बोल रहा हूँ। नूतन जी हमारे मानस परिवार की वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं और ये हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी अच्छी कविताएं लिखते हैं। तो मैं ज्यादा विस्तार से परिचय ना दे करके मैं सीधे नूतन जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और अपनी कविताएं, अगर मैथिली में कोई हो तो अभी पाठ करें, नहीं तो हम बाद में आपसे मैथिली में तो सुनेंगे ही। आप अपनी कविता का पाठ करें। उपस्थित सभी कविजनों का मेरा सादर प्रणाम। मैं नूतन झा गाजियाबाद से आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है एहसास। मौत जब भी आती है एकदम से हिला जाती है, मौत जब भी आती है एकदम से हिला जाती है जिंदगी कितनी छोटी ये एहसास दिला जाती है जिंदगी कितनी छोटी ये एहसास दिला जाती है। जब सांस संग चलती है तो घमंड में रहते हैं चूर, जब सांस संग चलती है तो घमंड में रहते हैं चूर, वास्तविकता को समझते हुए भी रहते हैं उससे दूर। जलन ईर्ष्या अभिमान को रखते हैं अपने पास, जलन ईर्ष्या अभिमान को रखते हैं अपने पास, अहंकार में डूबकर हम अपने आप को समझते हैं बहुत खास। कितने रिश्ते नाते हाथों से जाते हैं फिसल, पर क्या मजाल है जो हम अपने आप को मान ले विफुल। क्षण भंगुर सा ये जीवन, फिर भी क्यों हम अपने आप को मान बैठे हैं भगवन। अब कुछ तो कर लो आत्मसात, लोगों में बांट लो अपने प्यार की सौगात। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम ही समय में अपनी बोली को, अपने अंदर के उद्गार को आपने प्रकट किया है, अपनी कविता को आपने पढ़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे अग्रज हैं, मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ तहे दिल से। आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपनी कविता का पाठ किया। अगले कवि के रूप में मैं संदीप गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। संदीप गुप्ता जी, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप अपनी एक कविता का पाठ करें और इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। संदीप गुप्ता जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सीधे गीत पढ़ता हूँ। प्रेम
प्रेम तुम्हारा मधु प्याला है जो कि होगा नहीं खत्म। प्रेम तुम्हारा मधु प्याला है जो कि होगा नहीं खत्म। पोर पोर तन मन है भीगा जैसे गुड़ तुम पीती हम। प्रेम तुम्हारा मधु प्याला है जो होगा नहीं खत्म। पोर पोर तन मन है भीगा जैसे गुड़ तुम पीती हम। चित्र तुम्हारा देख देख कर मंद मंद मुस्काते हैं। चित्र तुम्हारा देख देख कर मंद मंद मुस्काते हैं। मन की बात मांग रहा केवल मन्नत जा जा कर देवालय में। मांग रहा केवल मन्नत जा जा कर देवालय में। बन जाओ तुम राम देवता मेरे मन के आलय में। मांग रहा केवल मन्नत जा जा कर देवालय में। बन जाओ तुम राम देवता मेरे मन के आलय में। जोड़ो प्रीति का बंधन मुझसे, जोड़ो प्रीति का बंधन मुझसे, छोड़ो रीति रिवाज रसम। और पोर तन मन है भीगा जैसे गुड़ तुम पीती हम। अधरों पर मुस्कान सजाए सम्मुख जब तुम आते हो। अधरों पर मुस्कान सजाए सम्मुख जब तुम आते हो। सच कहता हूँ राम कसम ये दिल घायल कर जाते हो। अधरों पर मुस्कान सजाए सम्मुख जब तुम आते हो। सच कहता हूँ राम कसम ये दिल घायल कर जाते हो। मृग नैनी दो नयन तुम्हारे हर पल जादू करते हैं। मृग नैनी दो नयन तुम्हारे हर पल जादू करते हैं। और तुम्हारे चेहरे के सम्मोहन सा करते हैं। और तुम्हारे चेहरे का सम्मोहन सा करते हैं। हाथ अगर तुम रख दो मुझ पर, हाथ अगर तुम रख दो मुझ पर, हो जाना है मुझे बसम। हाथ अगर तुम रख दो मुझ पर, हो जाना है मुझे बसम। पोर पोर तन मन है भीगा जैसे गुड़ तुम पीती हम। ज्ञात मुझे तुम बहती सरिता बान तुम्हें है हर घटका। ज्ञात मुझे तुम बहती सरिता बान तुम्हें है हर घटका। पाना तुमको गहरा सागर मैं पंडा हूँ निज तट का। ज्ञात मुझे तुम बहती सरिता बान तुम्हें है हर घटका। पाना तुमको गहरा सागर मैं पंडा हूँ निज तट का। पर स्वर्णिम सब चांद सितारे धूमिल भी हो सकते हैं। पर स्वर्णिम सब चांद सितारे धूमिल भी हो सकते हैं। हमसे अच्छे हो सकते हैं, हमसे ना हो सकते हैं। कल्प वृक्ष तुमको मिल जाए, कल्प वृक्ष तुमको मिल जाए, पर मुझसे तो होगा कम। कल्प वृक्ष तुमको मिल जाए, पर मुझसे तो होगा कम। पोर पोर तन मन है भीगा जैसे गुड़ तुम पीती हम। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत आभार आपका। आप जब पढ़ने लगते हैं तो पूरा अपने भावोद्गार में आ जाते हैं। आपको हमने तर्ज सुखन में भी पढ़ा है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपका पक्षियों के प्रति लगाव भी बहुत है। यदि आप पक्षियों पर कोई गीत लिखेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम सभी इसको बड़े हृदय से सुनेंगे, बड़े अंतरात्मा के लगाव से सुनेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। आप बहुत बढ़िया गीत गाते हैं। तर्ज सुखन तुरंत याद आ गया जैसे ही अपनी आवाज आपने शुरू की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। अगले कवि के रूप में मैं दीपेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि जम्मू में इंस्पेक्टर हैं।
यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपनी एक कविता का पाठ कर हमें अनुग्रहित करें। दीपेंद्र जी। जी, समस्त उपस्थित लोगों को हमारा प्रणाम। क्या हमारी आवाज आ रही है आपके पास भाई? बिल्कुल भैया, आवाज आ रही, पढ़िए। मेरी कविता है मैं कौन हूँ, जिसका आधार है हमारा भारत और पाकिस्तान के ऊपर है। हमने भारत को एक जो है मानवीकरण करने का प्रयास किया छोटा सा। मैं सीधा सीधा कविता पे आता हूँ। स्वागत भैया। आज मुझसे मेरे भाई मेरा परिचय कराओ, आज मुझसे मेरे भाई मेरा परिचय कराओ, पृथक इतिहास मेरा आज फिर संचय कराओ, आज मुझसे मेरे भाई मेरा परिचय कराओ। कभी चिति को समेटे अंक में मैं सो रहा हूँ, कभी चिति को समेटे अंक में मैं सो रहा हूँ, कभी हंसते हुए भी देख लो मैं रो रहा हूँ, कभी राजा था मैं अपने वीराने जिंदगी का, उन्हीं अदृश्य यादों को आंसू से धो रहा हूँ, मैं हारा जा रहा हूँ खुद से आके जय कराओ, मैं हारा जा रहा हूँ खुद से आके जय कराओ, आज मुझसे मेरे भाई मेरा परिचय कराओ। ये 1947 के पहले का भारत है, अब आज का भारत जी। मेरे खामोश लब है आंख पथरासी गई, समंदर पीर का अंदर था उसको पी गई, मेरे खामोश लब है आंख पथरासी गई, समंदर पीर का अंदर था उसको पी गई, मैं कैसे बोल दूं जज्बात जो इस दिल में है, किसी सर्जक की अक्षर तूलिका से सी गई, मैं कविता हूँ अगर कोई तो मेरा लय बताओ, मैं कविता हूँ अगर कोई तो मेरा लय बताओ, आज मुझसे मेरे भाई मेरा परिचय कराओ। जो कि मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर सरहद पर ही हूँ, थोड़ा सा वहां से। यहाँ सरहद पर हर दिन देख लो होली मने, यहाँ सरहद पर हर दिन देख लो होली मने, गिरे मिलते हैं मुंडी माल ज्यों गीले तने, यहाँ प्यासी है आंखें प्रेम के एक बिंब को, कोई आलम्ब हो जिससे मिले छाया घने, मेरी पृच्छा माने प्रश्न, मेरी पृच्छा नहीं माकूल तो संशय बताओ, मेरी पृच्छा नहीं माकूल तो संशय बताओ, आज मुझसे मेरे भाई मेरा परिचय कराओ। हम दो अलग थे, इनको एक करने का मेरा विचार था। बहुत धन्यवाद आपका। आप सेना में हैं, आप वहां से समय निकालकर हमारे बीच हमेशा जुड़ते हैं। जो कि मेरे पिताजी भी सेना में हैं, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कितना कम समय रहता है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही जुड़कर हमारी गोष्ठी को समृद्ध करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी भैया। अगली कवि के रूप में मैं जया जी को आमंत्रित करता हूँ। जयस जया रोनियार, यदि आप मेरी आवाज सुन रही हो तो कृपया अपनी कविता का पाठ करें। जयस जया रोनियार। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ, ये नेपाल से हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि नेपाल से जुड़कर ये काव्य पाठ करने जा रही हैं। बहुत आभार आपका कि आप आई हैं। आप अपनी कविता का पाठ करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे कि सर ने बताया, मैं काठमांडू नेपाल से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे कविता का शीर्षक है लड़के रोते नहीं। लड़के रोते नहीं। ये जो लोग कहते हैं लड़के रोते नहीं हैं, पूछना था उनसे कि क्या वो कभी कुछ खोते नहीं। ये जो लोग कहते हैं लड़के रोते नहीं हैं, पूछना था उनसे कि क्या वो कभी कुछ खोते नहीं हैं। होते नहीं दर्द क्या उनको, होते नहीं दर्द क्या उनको, सुनिए खुली आंखों से सोते नहीं।
दर्द जब ज्यादा हो जाए, आंखें जब खुद भर जाए, समझ कुछ आए ना सफर में, तो लड़के मौन क्यों हो जाए? हक नहीं क्यों उन्हें अपने जज्बातों को सच्चा रखने का? कौन हो आप जो बताता है लड़के को कब क्या क्यों करने का? बैठो कभी किसी लड़के के साथ मौन तुम, कि बैठो कभी किसी लड़के के साथ मौन तुम, फिर सुनना उसकी मौनता का शोर तुम। चुपचाप से होठ आंखों में हजार सवाल होते हैं, चुपचाप से होठ आंखों में हजार सवाल होते हैं, क्यों तुम उसे कहते हो कि लड़के नहीं रोते? जीवित है वे भी सांस लेता है, जीवित है वह भी सांस लेता है, कोई उन्हें भी खास समझे ये आस लेते हैं। जीवित है वह भी सांस लेते हैं, कोई उन्हें भी खास समझे यह आस लेते हैं। टूट सा गाते हैं हर तरफ से चोट पाकर, तब वो गंभीरता का साथ लेते हैं। और सुनिएगा कि कभी दिखावे का मुस्कान होता है, कभी दिखावे का मुस्कान होता है, इनमें भी एक बच्चा नादान होता है। मिट जाता है वो अक्सर अंदर ही इनके, मिट जाता है वो अक्सर अंदर ही उनके, जब लड़का भी खुद के घर में मेहमान हो और सपना अधूरा हो फिर भी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, और सपना अधूरा हो फिर भी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हकीकत में किसने कब ये जाना कि लड़के पूरी जिंदगी में कितनी बार मरते हैं, कितनी बार मरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही भाव प्रबल कविता है। क्यों तुम उन्हें कहते हो लड़के नहीं रोते? अक्सर लड़कों को कहा जाता है कि तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो। आपकी कविता पढ़ सुनकर मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि लोग कहते रहे मर्द को दर्द नहीं होता, लोग कहते रहे मर्द को दर्द नहीं होता, पर जब भी कुछ होता मैं तो बस चुपके से रो लेता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। जया जी को सुनकर बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि ये नेपाल से हैं, और इतनी भाव प्रबल कविता, मैं तो कई जगह पे ऐसा लगा था भावुक हो जाऊंगा। तो बहुत अच्छा लिख रही हैं आप, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा लिख रही हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं सर, बहुत शुक्रिया। जय जी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार आपका। अगले कवि के रूप में मैं नंद किशोर कुशवाहा को आमंत्रित करता हूँ। आप आए और अपनी एक कविता का पाठ करके इस क्रम को आगे बढ़ाएं। नंद किशोर कुशवाहा जी। हेलो, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नंद किशोर कुशवाहा जी, आप तक आवाज आ रही है? गोष्ठी में है, रूम पे है, शायद वो नहीं है। मैं अगले कवि के रूप में युवराज कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। युवराज कुमार जी। अरे गोष्ठी में तो बगैती कर रहे हैं, नहीं खाए हैं कुछ अभी तक। युवराज कुमार जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ज्यादा समय न गंवाते हुए मैं कवित्री नेहा यादव को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपनी एक कविता का पाठ करें। नेहा यादव। नेहा यादव जी, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? मुझे लगता है वो भी नहीं है यहाँ पर उपस्थित, हो सकता है वो बाद में जुड़े। नेहा यादव। मैं उपस्थित हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी एक कविता का पाठ करें। बहुत स्वागत। सर ये मेरी पहली कविता पाठ है, तो अगर कुछ त्रुटि हो तो आप क्षमा करिएगा। कविता है कि सर्द रातों में कवियों को सानिध्य पर रचना रचने से पहले, सर्द रातों में कवियों को सानिध्य पर रचना रचने के पहले निकलना चाहिए अपने अपने शहर की सैर पर। सर्द रातों में कवियों को सानिध्य पर रचना रचने के पहले निकलना चाहिए अपने अपने शहर की सैर पर, जहां वो देख सकें गरीबों को बिना किसी बंदोबस्त के, जहां वो देख सकें गरीबों को बिना किसी बंदोबस्त के ठंड से लड़ते हुए, ताकि वो रच सके कोई मार्मिक कविता, ताकि वो रच सके कोई मार्मिक कविता जिसे पढ़ लोग निकले अपने अपने शहर, जिसे पढ़ लोग निकले अपने अपने शहर की सैर पर और उन गरीबों की मदद करें, और उन गरीबों की मदद करें ताकि वो ठंड से लड़ सकें ठीक से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कविता में भाव प्रधान है। बहुत धन्यवाद आपका। गरीबों से वे लड़ सकें, गरीबों को की वे मदद कर सकें, आपकी कविता को मैं सलाम करता हूँ। आपकी भाव प्रबलता को मैं सलाम करता हूँ। आप ऐसे ही लिखती रहें। आपको ढेरों शुभकामनाएं नेहा यादव जी। अगले कवि के रूप में मैं एक बार
बार फिर नंद किशोर कुशवाहा क्या उपस्थित हैं? नहीं उपस्थित हैं। शीघ्र ही मैं रोशन कुमार को बुलाता हूँ, अपनी कविता का शीघ्र ही पाठ करें। उसके बाद हम लोग सुशांत भैया को तत्काल बुलाएंगे। रोशन कुमार जी, क्या आप तक आवाज जा रही है? ठीक है, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, आप हैं नहीं शायद। सीधे मैं डॉक्टर सुशांत कुमार शर्मा भैया जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने वक्तव्य के लिए उपस्थित हों और हम अपने वक्तव्य से हम लोगों को अनुग्रहित करें। डॉक्टर सुशांत कुमार शर्मा भैया, जो कि सुपरिचित कवि हैं, लेखक हैं एवं PNB वाराणसी में राजभाषा अधिकारी हैं। डॉक्टर सुशांत कुमार शर्मा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, और बहुत प्रिय भाई दीपक, आर्यपुत्र दीपक, और यहाँ जुड़े हुए मानस परिवार के, मानस पत्रिका परिवार के सभी सदस्यगण जिन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी, वो सारे कवि और कवयित्रीगण, और आगे जो पढ़ेंगे जुड़ेंगे आप सभी। मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं, अंकित दुबे जी, विक्की मदेशिया और अन्य जो भी जुड़े हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे सुनने के लिए इतने धैर्य से यहाँ अपनी उपस्थिति जमाए रखी। दरअसल 1 वर्ष बीत गया है लगभग मुझे कुछ नया पढ़े लिखे, जब से बैंकिंग के पेशे में आया हूँ तब से पढ़ाई लिखाई बहुत कम हो गया है। तो अब थोड़ा सा मुझे क्या कहें कि असहजता भी महसूस हो रही है कि मैं क्या बोलूं, क्या बोल भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने इतनी कविताएं सुना करके थोड़ा चार्ज जरूर कर दिया है, और आप लोगों का प्यार और स्नेह है मेरे पास, तो उसी के बल से कुछ 2-4 बातें रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं मानस पत्रिका के सफल संपादन और प्रकाशन के लिए दीपक को और उनकी पूरी मंडली को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज के समय में मनुष्य के पास हजारों काम है, वो बहुत कुछ कर सकता है। वो किसी पार्टी में जाकर के और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपने लिए कहीं जगह पक्की कर सकता है, कहीं कुछ और कर सकता है, लेकिन इन तमाम कामों को छोड़ करके आप लोग कविता और साहित्य के लिए काम कर रहे हैं। यह बहुत ही श्लाघ्य है, बहुत ही साधुवाद के योग्य है। और यही से हम अपनी बात शुरू करें। दरअसल आपने हमें कविता के बदलते परिदृश्य पर बोलने के लिए कहा है, तो एक बात तो तय है कि जितनी पुरानी कविता है उतना ही पुराना कविता में होने वाला बदलाव भी है। कविता जब से लिखी जा रही है तब से लेकर आज तक उसी रूप में नहीं रही, और अगर बदल रही है तो वो अचानक आज बदलना शुरू नहीं हुआ। कविता शुरू से ही बदलती चली आ रही है। युग की चिंताओं, युग की चुनौतियों, समस्याओं, चिंतनों को अपने में समाहित करते हुए कविता का स्वरूप बनता, संवरता, विस्तृत होता, परिष्कृत होता, कभी कभी थोड़ा पीछे की ओर भी खींचता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। कविता के संदर्भ में मुझे आदरणीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति याद आती है। उन्होंने लिखा है कि बड़ी कविता की जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती। बड़ी कविता से पहले हम कहें कविता क्या है। हम सभी मनुष्य हैं, और सिर्फ मनुष्य को ही यह शक्ति प्राप्त हुई है कि वह कविता कर सकता है। मनुष्य इतना स्वार्थी जीव है कि वह बिना किसी कारण के या बिना किसी आवश्यकता के कुछ नहीं करता। उसे जब जिस चीज की आवश्यकता महसूस होती है वह तभी उसके लिए अनुसंधान करता है। इसलिए
आविष्कार की जननी के रूप में आवश्यकता को चिन्हित किया गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी। कविता का भी आविष्कार या कविता का भी प्रणयन यूं ही नहीं हो गया। हम सभी ने सुना है कि वाल्मीकि के सामने एक व्याधे ने एक पक्षी को मारा और उससे जो करुणा फूटी, वही शोक ही उनकी वही शोक जो था उनका, वह श्लोक में परिणत होकर शोका श्लोकत्वमागता, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति। लेकिन आदि कवि उनको इसलिए कहा गया या उसे पहली कविता इसलिए माना गया कि वो लोक भाषा की कविता थी, वो लौकिक संस्कृत की कविता उसके भी पहले वेदों की ऋचाएं भी कविताएं, और कविता उसके बहुत पहले से, कवि जब से भाषा है तब से कविता हम मनुष्य अपने दैनंदिन जीवन में, अपने दैनिक कार्यकलापों में बहुत सारे काम करते हुए रोज अपनी मनुष्यता से कुछ चूक जाते। जैसे हमारे भीतर, आपने सुना होगा, विज्ञान सबने पढ़ा होगा, 10वीं तक तो सबने ही पढ़ा होगा कि हमारे भीतर, शरीर के भीतर बहुत सारी कोशिकाएं और उत्तक हैं जो समय समय पर काम करते करते क्षीण हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और हम जो आहार लेते हैं उसमें जो मिनरल्स जाते हैं, वो मिनरल्स उनकी फिर से एक तरह से कह लीजिए कि उनका पुनः निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं। कविता यही काम करती है। हम अपने दैनंदिन जीवन में रोज अपनी मनुष्यता से कुछ चूक जाते हैं, हमारे भीतर कुछ हल्का फुल्का टूट फूट जाता है, अपने लाभ लोभ के चक्कर में हम थोड़े कम मनुष्य हो जाते हैं। वह कम मनुष्य फिर पूरा मनुष्य कैसे होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी? वह भरपाई कविता करती है, वह भरपाई साहित्य करती है। और ये आज से नहीं, एक जमाने में जब आप सब जानते हैं यूरोप में पुनर्जागरण आया, और पुनर्जागरण के बाद जब धर्म नामक संस्था को बिल्कुल चर्च तक सीमित कर दिया गया, तो एक प्रश्न यह उठा कि पहले तो धर्म हमें यह सिखाता था, धर्म हमें निर्देशित करता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जब धर्म को हम लोगों ने किताबों तक, धार्मिक किताबों तक और चर्च तक सीमित कर दिया, तो यह स्थान कौन लेगा? कौन हमें प्रेरित करेगा? कौन हमें सिखाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? और निसंदेह वह काम धर्म को हटा करके साहित्य को दिया गया, जहां से मानवतावाद की स्थापना हुई, जिसके फादर पेट्रार्क कहे जाते, पेट्रार्क मानववाद के पिता। और कविता लगातार मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। इसी क्रम में जब हम आते हैं तो यह बात ध्यान में आती है कि बड़ी कविता फिर क्या है। और दिनकर ने एक पंक्ति में ही दोनों बातें कह दी कि बड़ी कविता वह है जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, इस सृष्टि को, इस धरती को सुंदर बनाती है। अब जरा विचार करें कि हम किसी चीज को सुंदर कैसे बनाते हैं। हम सुंदर बनाने के लिए श्रृंगार करते हैं, हम सुंदर बनाने के लिए कुछ जोड़ते हैं। हम जैसे सो करके उठते हैं वैसे ही कहीं नहीं चले जाते। हमको जब किसी व्याख्यान में जाना है, किसी मेले में जाना है, किसी मंदिर में जाना है, कहीं जाना है, तो हम थोड़ा बन संवर करके जाते हैं। हम अपने शरीर में कपड़े पहनते हैं और तरह तरह की चीजें अपने में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। सुंदर बनने के लिए हमेशा कुछ जोड़ा जाता है। अब यह पूरा संसार जो है, इसमें जो कुछ दिख रहा है, हम आप या मोबाइल फोन या जो भी दिख रहा है, अपने आप में एक विचार है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। मीर ने भी कहा, ये तेरा वहम की एक नातवा है जामे में, वगरना मैं नहीं अब एक ख्याल अपना। तो हम सभी अपने होने की अवधारणाएं, या घर क्या है, घर एक अवधारणा है जिसमें छत हो, दीवार हो, जो हमारी रक्षा करे धूप से, वर्षा से, जंगली पशुओं से। अब उसको हम चाहे जितना मॉडिफाई करते, उसमें जोड़ते चले जाएं, बनाते चले, लेकिन मूल अवधारणा नहीं बनती। आप किसी ऐसे घर की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें छत और दीवारें ना हो, बाकी सारी चीजें।
जो मूल काम है कि घर एक रहने की जगह, उसमें वो होना चाहिए। उसके अलावा रंगो रोगन कैसा है, पत्थर का बना है कि मिट्टी का बना है, ये अलग बात है। लेकिन जो अवधारणा है उसकी, वो अवधारणा ये है कि वो रहने के योग्य हो, सुरक्षा करने के योग्य। तो इसी तरह से दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सभी एक अवधारणा है, और इस अवधारणा में जब हम कुछ नए विचार जोड़ पाएंगे, क्योंकि यह विचारों से ही बनी हुई दुनिया है, तो इसमें जब कुछ नए विचार जोड़े जाएंगे तब यह दुनिया सुंदर होगी। जहां तक है वहां से आगे बढ़ेगी। इसलिए इस सूत्र से अगर हम इस बात को डिकोड करें तो यह अर्थ निकलता है कि बड़ी कविता वह कविता है, यह सुंदर कविता वह कविता है जो हमारी मनुष्यता में कुछ ऐड करती, विचारों में कुछ संवर्धन करती, वही कविता बड़ी कविता। कविता का स्वरूप जो बदलने की बात आई, अगर हम हिंदी साहित्य की ही बात करें, हिंदी साहित्य से आप सभी चूंकि परिचित हैं, मैं भी उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूं, हम हिंदी साहित्य के हवाले से ही बात करें। सबसे पहले अगर हम आदिकाल को देखें, आदिकाल की कविता को देखें, तो आदिकाल की कविता में जो आचार्य शुक्ल ने कहा कि इसमें वीर गाथात्मक परंपरा सुनाई देती है मुख्य रूप से, लेकिन उसके दूसरे हाथ पर देखें तो और भी साहित्य सरणियां चल रही हैं, और कविता का उद्देश्य जो है उस समय में, वो चंद्रवर्ती जो लिखता है, षड्भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया, भाषा को पुराण का दर्जा दे रहे, शिक्षा देना, मनुष्य को उसी प्रकार की शिक्षाएं देना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप देखें पृथ्वीराज दासों का उदाहरण ले, पृथ्वीराज दासों में ही आप देखिए कैमास वध का प्रसंग आता है। जब राजा पृथ्वीराज कैमास का वध कर देते हैं तो वहां पे कवि बड़े कड़े शब्दों में, आप उस भाग को पढ़ेंगे जब तो पता है, बड़े कड़े शब्दों में कह रहा है कि तुमने गलत किया है, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं। क्योंकि कैमास और कर्नाटी नाम की जो दासी थी दोनों प्रेम प्रसंग में थे, और कैमास की बात राजा को पसंद नहीं आती और वो उनकी कैमास की हत्या करती। तो कभी वहां चेताता है कि तुमने गलत किया है कैमास के साथ, तुम्हें भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। और देखिए वही कारण संयोगिता का कारण प्रेम ही है, और उसके बाद से जयचंद्र द्वारा षड्यंत्र रचना और अंत में पृथ्वीराज के साथ जो दुर्गति होती। अब जब दूसरा फेज आया उस समय में कविता राजाओं के, राज परिवारों के और इस तरह की कहानियों के पीछे चल रही है मुख्य रूप से, या फिर वो शिक्षाएं दे रही है। लेकिन इस कविता में मनुष्य मात्र की चिंता जुड़ी, वो चाहे कबीर हो, कबीर ने प्रेम तत्व जोड़ा, उसी नाथ पंथ और तमाम जो चली गई परंपरा उसमें प्रेम तत्व जोड़ करके कबीर उसका एकदम नया स्वरूप बनाते हैं, और कविता की चिंता दूसरी हो जाती है। और तुलसी तक आते आते कविता यह कह उठती है कि कीर्ति भनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कर हित कोई। कविता का मानक वह बनता है जिसमें सबका हित, सबके हित का प्राधान्य हो जाए। इसके बाद एक और युग है रीतिकाल, और रीतिकाल में कविता का जो मानक है वो फिर बदलता है, और उस समय हो जाता है कि आगे के सो कबीरी जी है तो कविताई न राधिका कन्हई सुमिरन को बहान। जो राधिका कन्हई का सुमिरन जो भक्ति काल में प्रथम तत्व था वो यहाँ आकर के द्वितीयक हो जाता है, और कवि को रिझाना, सुकवि को रिझाना, दास कविता ने की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख देते सदाई, बुद्धिवंत लोगों को सुख देने के लिए कविताओं पर चर्चा होने लगी, और इस कविता का भी स्वर और स्वरूप दोनों बदल जाते। नवजागरण का युग आपके सामने, नवजागरण की चिंता आपके सामने, और नवजागरण की चिंता जब उठी कि हम कौन थे और क्या हैं और क्या होंगे, अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उनसे भी पहले भारतेंदु बाबू जिन्होंने भाषा को लेकर के, कविता को लेकर के, देश को लेकर के चिंतन किया और कविता का स्वरूप बदला। इसके बाद के तमाम काव्य आंदोलन आते गए और स्वरूप उसका बदलता चला गया।
कहने का अर्थ है, यह जो एक ब्रीफ एक छोटी सी बदलाव की परंपरा का मैंने यहाँ पे चिन्हित किया, यह हमारे लिए स्पष्ट कर देता है कि कविता कभी भी एक रस नहीं हो सकती। कविता में बदलाव तो होंगे, लेकिन बदलाव होने की भी कुछ शर्तें होनी चाहिए। बदलाव कुछ भी नहीं हो सकता, किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। हमें कविता में उस बदलाव को ही रेखांकित करना है या उस तरह के ही बदलाव करने हैं जिससे कविता की जो मूल अवधारणा है, मनुष्य का हित, समाज का हित, वह हित बाधित न होता। आज हमारे सामने कविता की कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं दे। आज हिंदी साहित्य के विद्यार्थी अधिकतर जुड़े हैं, एक सवाल बार बार घूम के आता है कि आज की हिंदी कविता की प्रवृत्ति क्या है। जैसे भक्ति काल की प्रवृत्ति बता रहे हैं, रीति काल की प्रवृत्ति बता ले रहे हैं, अपनी काल की प्रवृत्ति नहीं बता। क्यों? कारण क्या है? और प्रवृत्ति का होना, हम कहें कि आप एक बार ये भी पूछ सकते हैं कि भाई प्रवृत्ति बताना जरूरी क्यों? क्या जरूरी है कि कविता में कोई ना कोई प्रवृत्ति दिखाई ही दे? कविता में प्रवृत्ति का दिखाई देना इसलिए आवश्यक है कि कविता की दिशा उसी से तय होती है। कविता ऊर्ध्वगामी हो रही है या अधोगामी हो रही है, कविता किस दिशा? हम भक्ति काल को श्रेष्ठ कविता कहते हैं और रीति काल की कविता को कहते हैं कि तो भले ही इसमें बिंब विधान और शिल्प विधान अच्छे हैं, लेकिन ये कविता विचार की ऊंचाई के धरातल पर नहीं ठहरती। ऐसा इसलिए आसानी से क्यों कह लेते हैं? हम ऐसा इसलिए कह लेते हैं क्योंकि हम उसकी प्रवृत्ति को जान रहे हैं, उसके नेचर को जानते हैं। प्रवृत्ति का मतलब आदत नहीं, अंग्रेजी में जो प्रवृत्ति के लिए नेचर शब्द दिया गया, हम उसके नेचर को समझ रहे हैं। आज की कविता के नेचर को हम नहीं समझ पा रहे हैं, आज की कविता की प्रवृत्ति को हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह यह कारण है कि आज के युग में कोई केंद्रीय चिंता नहीं है, हमारे पास कोई केंद्रीय समस्या नहीं है, इसलिए कविता का कोई एक मूड दिखाई नहीं दे रहा। हम कह सकते हैं कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, विमर्शों की अधिकता है, आधिक्य, लेकिन जो विमर्शों का साहित्य है, संपूर्ण साहित्य वो नहीं है। हम दूसरी ओर यह भी कह सकते हैं कि आज का साहित्य जो है वो सत्ता से युद्ध कर रहा है, सत्ता के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन इस युग में बहुत लोग ऐसे हैं जो सांस्कृतिक चिंता भी कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो मंच पर बड़ी ही जनसाधारण को छूती हुई सी कविताएं कर रहे हैं। तो कविता के जितने एस्पेक्ट्स हैं, कविता के जितने पहलू हैं, वो सारे भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। कुछ कमोबेश स्थिति वैसी है जैसे कि महाभारत में व्यास ने युधिष्ठिर से कहलवाया कि नैको मुनिस्य मतम न भिन्नम, एक भी मुनि ऐसा नहीं जिसका मत एक दूसरे से भिन्न न। मनुष्य और आजकल की कविता, इस समय की कविता एक बड़ा भारी द्वंद्व है। जो भक्ति काल की कविता है, जो श्रेष्ठ कविता है, जो दर्शन को आधार मान करके चलने वाली कविता है, उस कविता की चिंता के केंद्र में मनुष्य। आज की कविता की चिंता में जाति है, धर्म है, समाज है, पूरा विश्व है, मनुष्य गायब। मनुष्य इसलिए गायब है कि आज का मनुष्य वर्जनाओं को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। आप मनुष्य के खान पान को, उस काल का कविता जो बिना लाद लपेट के अपनी बात कह सकता था, वो कह सकता था कि ये गलत, इस तरह का खान पान नहीं होना चाहिए, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लोक व्यवहार नहीं होना चाहिए, इस तरह के संबंध नहीं होने चाहिए, इस तरह की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ये रीति काल का, भक्ति काल का कवि कह सकता था, कह सकता था। हम आज नहीं कह सकते, क्योंकि हम कहेंगे कि इस तरह का खान पान ना हो तो दूसरी तरह के खान पाने वाले लाठी लेकर के पहुंचे। हम कहेंगे कि नहीं, हमारे जीवन में धार्मिकता होनी चाहिए, तो दूसरी ओर से सवाल उठेगा कि क्यों, धार्मिकता की आवश्यकता क्या है? धार्मिकता की आवश्यकता क्या है? हम क्यों धार्मिक हो? हम तो किसी ईश्वर को नहीं मानते,
हम यदि कहें कि समाज को एक साथ मिला करके चलना, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए आज के मनुष्य की, कि समाज टूटे नहीं, समाज में बिखराव ना हो, तो दूसरी ओर से यह कहा जाएगा कि नहीं, टूटना ही मुक्ति है, हम तोड़ेंगे नहीं तो मुक्त कैसे हो। तो एक अजीब सी विडंबना ये दिखाई दे रही है कि मनुष्य जो समाज, धर्म, जाति, विश्व, इन सब की सबसे प्राथमिक इकाई है, वो स्वयं में कोई बदलाव नहीं चाहता। वो चाह रहा है कि मुक्त मना चाहिए, हमको जो मनाए खाए, हमको जहां मन घूमे, जो मन पहने, जैसा मन हो वैसा लिखे, वैसा पढ़े, वैसा कुछ भी किसी वंदना को स्वीकार न करे। लेकिन समाज से वो अपेक्षा ये रख रहा है कि समाज सबको लेकर चले, समाज जो है वो प्रगतिकामी हो, प्रतिगामी ना हो, समाज हमेशा उत्थान करे। भैया जब मनुष्य नहीं सुधरेगा, मनुष्य वंदनाओं को स्वीकार नहीं करेगा, मनुष्य उन सामाजिक रेस्ट्रिक्शंस को जो हमारे समाज को एकत्रित करने में सक्षम है, उनको स्वीकार करने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, तो फिर समाज कैसे बदल जाएगा। हम कविता में जाति के उत्थान और जाति के तमाम जो विमर्श है उसको लेकर के लगे हुए हैं, लेकिन जाति के नाम पर यदि कोई हमें फायदा मिल रहा है तो हम उसके पक्ष में तर्क कर ले रहे हैं। हम देश की बात कर ले रहे हैं, देश की बात कर, लेकिन देश के लिए जो मनुष्य का योगदान होना चाहिए, जो व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, उससे हम पीछे हट जा रहे हैं। तो यह कैसे होगा। इसलिए हम आज देख पा रहे हैं कि कविता के सामने कोई चुनौती, कोई एकीकृत समस्या नहीं दिखाई दे रही, और इस एकीकृत समस्या न होने की वजह से कविता में कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही। इसलिए कविता में बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन वो कविता के बदलाव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम अभी नहीं कह सकते। लगभग 50 वर्षों तक हमें इस डायलेमा में जीना है। 50-60 वर्षों बाद शायद कोई प्रवृत्ति दिखाई दे कविता में, और हम यह सोच सके या समझ सके या जान सके कि हाँ, हमारे साहित्य का उन्नयन हुआ है, क्या पता। मनुष्य आज क्यों इन चीजों में फंसा हुआ है, वह क्यों उसे जाति, धर्म इत्यादि इत्यादि जो चीजें हैं वो बड़ी लुभावनी लग रही है, वो सबकी चिंता कर रहा है, वो इजराइल फिलिस्तीन की चिंता कर रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रहा है, लेकिन मनुष्य की चिंता नहीं करता। वो घर में एसी जरूर लगाएगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पे वो व्याख्यान भी देगा। वो जानता है कि उसके डियो लगाने से, परफ्यूम लगाने से कार्बन क्लोरोफ्लोरो बढ़ रहा है, जिससे ओजोन परत को नुकसान, सब जानता है, लेकिन कौन उसका इस्तेमाल नहीं करता। चिंता कहीं और है और व्यवहारिकता कहीं और। और ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों उन चिंताओं में खुद को इंडल्ज दिखा रहा है, वो क्यों चाहता है कि उन चिंताओं में लोग उसको भी चिंतक माने, लोग उसको भी माने कि इसको बड़ी चिंता है समय समाज की। क्योंकि आज का कवि, मैं दिनकर जी के शब्दों में फिर से कहना चाहूँ, दिनकर जी ने एक पद्म सिंह शर्मा जी को, या मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उनको एक साक्षात्कार में कहा था कि आज का जो कवि है वो रोमांटिक कम और वैज्ञानिक ज्यादा होना चाहिए। वो चाह रहा है कि वो विज्ञान सम्मत रहे, और कविता विज्ञान सम्मत होकर के नहीं लिखी जा सकती। आप जितने रोमांटिक होंगे, कविता उतनी ही ऊंचाई पर जाएगी। हम ऐसे कौन से बड़े सत्य को तलाश रहे हैं जो सत्य हमारे तुलसी, कबीर, नानक ने नहीं खोजा है, हमारे दार्शनिक कवियों ने नहीं खोजा है। हमने ऐसा कौन सा सत्य ढूंढ लिया है आजाद होकर, हमने ऐसा कौन सा सत्य ढूंढ लिया है अपनी मनमानियां करके और कविता में मन माफिक बदलाव करके। हम आज भी कोई भी विमर्श हो, कोई भी नवीन चिंतन हो, जब उसकी जड़ें ढूंढते हैं तो हमें मध्यकाल में मिल जाती है। स्त्री विमर्श तो मीरा में मिलेगा, दलित विमर्श तो रैदास और कबीर में मिल जाएगा, तमाम तरह के विमर्श हमें वहां मिल रहे हैं। और विडंबना की बात तो ये भी है कि वह साहित्य, वह जो भक्ति काल का साहित्य लिखा गया, वह उस साहित्य से अनुप्राणित है जिस
साहित्य को तो आज बिल्कुल हम धार्मिक मान करके त्याग चुके हैं। रामायण महाभारत सारा का सारा भक्तिकाल रामायण और महाभारत से उद्बुद्ध है, दार्शनिकताओं से उद्बुद्ध है। जो दार्शनिक चिंतन प्रणाली है वो उनको विषय दे रही है और उन विषयों पर वो कभी अपने समय की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जोड़ते हुए कविताएं लिख रहे हैं। और वो कविता ऐसी हुई कविता कि अकादमिक काल संहिता के मानदंड पर सबसे ज्यादा प्रबलतम रूप में खड़ी है और हम साझजयी भी नहीं हो रहे। फेसबुक पे लिखा, 4 कमेंट आए, अगले दिन फिर नई कविता लिखी, पुराने वाले लोग भूल गए। तो उस कालजयी कविता का जो मानदंड है वह वही दर्शन है, वह वही धर्म है जिसे हम आज बिल्कुल 2 कौड़ी का मान करके चल रहे हैं कि ये तो सब बिना मतलब की बातें हैं, इसमें कोई सत्य नहीं। हमने कौन सा सत्य ढूंढा है? हाँ, हमने इतना जरूर किया है कि कुछ ऐसी बातों का इम्प्लीमेंटेशन जरूर कराया है नई कविता। हमने आजादी पे, हमने मानवाधिकार पे, हमने लोकतंत्र पे, इन तमाम मुद्दों पे इतना लिखा है कि आज कोई भी उसका उल्लंघन करने का साहस नहीं कर रहा है सार्वजनिक रूप से। लेकिन यदि देखें तो इनमें ये जितने सत्य के मैंने नाम लिए, वो चाहे सत्य, अहिंसा, मानवाधिकार इत्यादि इत्यादि जितने हैं, ये हमारे खोजे हुए सत्य नहीं। इन सारे सत्यों का उद्गम उसी साहित्य ने किया है जिसे हम आज सोच रहे हैं कि वो तो बड़ा पीछे छूट गए। हमने इम्प्लीमेंटेशन करा लिया है, हमने उसके स्वरूप में थोड़ी बहुत चेंजेस करवा लिए हैं और हमने देख लिया है कि हाँ, इससे हमें फायदा कहाँ मिल सकता है। लेकिन ये सत्य हमारे ढूंढे हुए सत्य नहीं, हमने नया सत्य नहीं ढूंढा। हमने इस भूमि में, इस सुंदर भूमि में कुछ जोड़ा नहीं, इसलिए हम बड़ी कविता नहीं रच रहे, कविता चाहे जितनी भी रच। बड़ी कविता वही रच के गए हैं जिनकी कविता ने इस भूमि को नए नए सत्य दिए हैं, नए नए विचार दिए। तो हमने क्या क्या छोड़ दिया? कविता की प्रगति के नाम पे हमने ये वैसे ही है जैसे कि हम हॉकी खेलने तो उतरे, लेकिन हमने वो पैड और हाथ में जो स्टिक होता है वो सब छोड़ दिया और हम हाथ से हॉकी खेलते। हमने मिथक का त्याग कर दिया। आज कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने रामचरितमानस पूरा पढ़ा हो। रामचरितमानस हिंदी का एक टेक्स्ट है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इसलिए है कि रामचरितमानस एक पूरी परंपरा, जो राम कथा पर आधारित परंपरा इस देश की, उसका एक संपूर्ण रूप से हमें ज्ञान प्रदान कर देता है। कम से कम इस जानकारी के लिए कि हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा भी तत्व रहा है, एक राम भी हुए इस देश का, हम उसको विश्वास नहीं मानते। इस देश ऐसा विश्वास करता है कि राम यहाँ हुए, उनकी कहानी क्या है, कब पैदा हुए, कहाँ गए, क्या क्या किया जीवन में, कैसे उतार चढ़ाव चले, ये इतना जानने के लिए भी क्या हम जहमत उठा रहे हैं? महाभारत की कथा कैसी, कथा क्या है, कम से कम हम उसको भी नहीं जानना चाह रहे। हमने अपने मिथक त्याग दिए। और आपको बताऊं, मिथक इतनी बड़ी शक्ति है जिससे आप मनुष्य के विकास को, मनुष्य के क्रमागत विकास को और उसमें होने वाले उस विकास में जो एक तारतम्य है अनेक अनेक सभ्यताओं के बीच, उसको समझ सकते हैं। अब आपको उदाहरण देता हूँ, 3 कहानियों का उदाहरण है। अगर भारतीय परंपरा में देखें तो ये कथा आती है शकुंतला और दुष्यंत की। शकुंतला दुष्यंत, कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला है, प्रेम हो जाता है, दुष्यंत उससे विवाह करता है और फिर अपने घर आकर के वो भूल जाता है। भूलने के बाद शकुंतला जो गर्भवती हो गई है वो उसके पास आती है और वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी ऐसा याद नहीं, और लौटा देता है। उसकी वजह से शकुंतला के जीवन में बड़े दुख आते हैं। अपने बेटे को वो जंगल में पालती, जो राजकुमार है उसका लालन पालन ऋषि कुमार की तरह होता है, लेकिन उतना बलवान है कि शेर के मुंह में हाथ डाल करके उसके दांत गिन रहा है और राजा एक दिन देखता है और फिर उसे ले आता है। ये अंत जो है सुखांत इसलिए है क्योंकि हमारी परंपरा सुखांत कथा की रही है, लेकिन बीच में जो भूलने की वजह से शकुंतला जो झेलती है, जो दुख झेलती है, वो बड़ा मार्मिक है।
वो बड़ा कटु है। इसी तरह की एक कथा आप देखें अरब के मिथकों में, रुस्तम और सोहराब का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा उनके बारे में। रुस्तम और सोहराब बाप बेटे। रुस्तम किसी दूसरे राज्य में निर्वासित है, वहीं पे उसकी पत्नी है और वो गर्भवती है, लेकिन रुस्तम को वहां से निकलना पड़ता है अपने राज्य के लिए, अपनी पत्नी को छोड़कर। वो अपनी ताबीज देता है अपनी पत्नी को, कहता है कि जब बेटा हो जाए तो उसके गले में डाल दे। और 18-20 वर्षों बाद ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि दोनों दो अलग अलग राज्यों की तरफ से लड़ने आते, लड़ाई होती है और उस लड़ाई में रुस्तम जो पिता है वो अपने बेटे सोहराब को मार डालता है, कत्ल कर देता। क्यों? क्योंकि वो पहचानता नहीं। तीसरी कथा आपने एडिपस की कथा, जो सोफोक्लिस का ड्रामा एडिपस रैक्स, आपने उसकी कथा सुनी हो। जब एडिपस का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह लड़का बड़ा होकर के अपने पिता को मारेगा और अपनी मां से विवाह करेगा। उसका पिता सोचता है कि ये तो बड़ा ही आफत पैदा हो गया, इसको फेंकवा देता है जंगल में कि कोई पशु उसको खा जाए। वहां से कुछ गडरिए उसे उठा लाते हैं, पालते हैं। फिर वो जब छोटा है, रॉयल ब्लड है, उसके अंदर बहुत ताकत है और वो गडरियों के साथ बड़ा बलवान भी हो गया है, तो अपने मोहल्ले में वो सबसे बड़ा लड़ाका बन जाता है। फिर धीरे धीरे अपने कबीले का वो सरदार बनता है, अपने आसपास की कई कबीलों को मिला करके वो एक नोबेल्टी बना लेता है, और होते होते वो एक बड़ा विद्रोही सा राजा बन जाता है और अपने राजा जो कि उसके पिता है उनके खिलाफ विद्रोह करके चढ़ाई करता है, राजा को मार डालता है। और परंपरा के अनुसार एक राजा जब दूसरे राजा को मारता है तो उसकी पत्नी से विवाह करता है, या ये परंपरा थी वहां, तो अपनी मां से विवाह कर लेता है, बच्चे होते हैं और कई वर्षों बाद उसे पता चलता है कि यह मेरी मां है जिससे मैंने विवाह किया, जिससे बच्चे पैदा। इस दुख से वो अपनी आंखें फोड़ लेता है और बहुत ही बुरी परिणति में जाता है। अब ये 3 अलग अलग समय में 3 अलग अलग सभ्यताओं के मिथक, लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है। वह कॉमन बात क्या है कि मनुष्य का किसी को न पहचानना उसे कितनी बड़ी त्रासदी में ले जाकर के फेंक सकता है, ये दिखा दिया जा रहा है। शकुंतला, गर्भवती शकुंतला को जंगल में जीवन यापन करना पड़ता है, बेटा बाप के द्वारा कत्ल हो रहा है, एक लड़का अपनी मां से विवाह कर रहा है। ये इतनी बुरी परिणतियां हैं जिससे आगे कोई सोच नहीं सकता कुछ। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि नहीं पहचानते थे एक दूसरे। महज न पहचानना उनके जीवन में कितनी बड़ी त्रासदी लेकर के आता है, यह बात बताने का यह अंतरराष्ट्रीय भाषा है। मिथक क्या है? मिथक अंतरराष्ट्रीय भाषाएं हैं, और उस मिथक को हम लोगों ने त्याग कर दिया। हम अपनी कविता में मिथक का तो कुछ समझते ही नहीं। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहानी, आपने रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है पढ़ा है, उसमें पढ़ा भी होगा। गंग एक कवि हुए और जहांगीर ने गंग कवि को हाथी से कुचलवा कर मार डाला। क्योंकि जहांगीर का शासन था, राजा था, तो कोई इस बात को इतिहास में लिखने की जहमत नहीं उठा सका, क्योंकि सब कुछ उसके अधीन था, लेखन भी। लेकिन एक कवि ने क्या किया? एक कवि ने कहा कि अगर ये बात छुपा दी गई इतिहासों से तो आगे ये समाज नहीं जान पाएगा कि गंग जैसे गुणी को हाथी से कुचलवा करके मारा गया। उसने इस बात को दर्ज किया, और दर्ज करने का तरीका देखिए, उसने मिथक का सहारा लिया। और क्या मिथक रचा? उसने कहा कि सब देवन के दरबार चोरियो तब पिंगल छंद बनाई के गायो, जब काहू सुअर्थ करियो न गयो तब नारद एक उपाय बतायो, मृत्युलोक में है नर एक गुणी तब गंग को नाम सभाई सुझायो, अरदास भई परमेश्वर की तब गंग को लेन गणेश पठायो। एक काल्पनिक कहानी उसने बनाई। क्या? एक बार देवताओं की सभा बैठी और उसमें एक पिंगला ने, नर्तकी ने एक ऐसा छंद बना
कवि है वो इसका अर्थ बताने में समर्थ है। फिर परमेश्वर ने गणेश को कहा कि हे गणेश आप जाइए और गंगा को ले आइए, और गणेश आकर गंगा को ले गए। अब गणेश जो है वो हाथी का प्रतीक। सिर्फ इतनी सी बात है इसमें कि हाथी और गंग इन दोनों को एक क्रम में पिरो देना है, हाथी और गंग का जाना। लेकिन ये पूरी कविता अगर आप ये प्रसंग न जानते हो तो भनक तक नहीं लगेगा आपको कि इसमें इतनी बड़ी बात कही जा रही। यह आधार सत्ता को चुनौती देकर इस इतिहास की घटना को दर्ज करने की ताकत मिथक ने दिया उस कवि, और उस मिथक को आज हम वर्ज्य मान करके, त्याज्य मान करके अपनी कविता से बाहर का रास्ता दिखा चुके। हमने छंद छोड़ दिए। आप देखिए संस्कृत कविता हो या हिंदी कविता, जैसे ही छंद बदलता है कविता का पूरा स्वरूप बदल जाता है। आप आदि कविता को देखिए या उससे भी पहले संस्कृत कविता से देखिए, जो गायत्री छंद है वेदों में 8 मात्राओं के वर्णों के 3 चरण गायत्री छंद, वो पूरी कविता मंत्र कविता है, ऋचाएं। वाल्मीकि ने एक चरण और जोड़ा उसमें और अनुष्टुप छंद बना। पहला अनुष्टुप महानिषाद प्रतिष्ठांतम गमः शाश्वती समाः क्रौंच मिथुनाथ एकम वधि काम मोहितम, पहला अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप के बाद फिर जब अपभ्रंश का युग आता है, आप देखें अपभ्रंश डिंगल पिंगल, उस समय छंद फिर परिवर्तित होता है। पद्धड़िया या पद्धरी जिसको कहते हैं, दूहा, गाथा, आर्या, ये छंद आते हैं। उसके बाद जब आदिकाल के बाद आदिकाल का जो उत्तरार्ध अंतिम वाला काल, ये संस्कृत काव्यों से छंद लेकर के और तमाम छंद रचे जा रहे हैं। लेकिन कवि आते हैं, खुसरो आते हैं, इन्होंने पद शैली लिखा, विद्यापति पद शैली, और पद शैली लिखने फिर कविता का स्वरूप बदलता है, कविता का युग बदल जाता है, कविता में भक्ति काल आता है। भक्ति काल की अपनी शैली जो है वो पद शैली है, बाकी छंद तो पुराने ही थे, पद शैली में लिखते हैं और छंदों का इस्तेमाल वही कर रहे हो, लेकिन प्रधान कविता जो है वो पद शैली। इसके बाद आप देखें रीतिकाल, कवित्त सवैया प्रमुख छंद हो जाते हैं, और कवित्त सवैया छंद परंपरा में आप देखें पूरा रीतिकाल खड़ा है। उसके बाद फिर जब भारतेंदु जी का युग आता है, उस समय का आप देखें, उस समय हरि गीति का छंद ये ज्यादा लिखा जाने लगा। ले डूबता है एक पापी नाव तो मझधार में, हरि गीति का छंद लिख रहे हैं। आते आते निराला आते हैं और निराला मुक्त छंद का प्रणयन करते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है, वो मुक्त छंद है, वो छंद मुक्त नहीं है, वो एक छंद है जिसका नाम है मुक्त। ये समझ लीजिए, इसको इससे आसान भाषा में नहीं समझा जा सकता है कि वो है छंद जिसका नाम मुक्त है, मुक्त छंद। वो छंद से मुक्त नहीं है कविता। आप जुए की कई कविता उठा करके, पहली ही कविता उठा करके बड़ी निराला, उस नायक ने निपट निठुराई की जोगों की झड़ियों से, सुंदर सुकुमार देह सारी चकचोर डाली, मसल दिए कोरे कपोल गोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किम्वा मतवाली थी यौवन की मदिरा, ये कौन कहे। यह लयात्मकता है, कौन तमके पार रे कहे। या फिर आप देखिए, जो अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को अनुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा। ये जो लयात्मकता है, छंद एक नया स्वरूप पकड़ता है। प्रसाद जी तो कामायनी जैसे ग्रंथ की शुरुआत 8 छंद में कर ली। हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। 8 छंद
उत्तर छंदवादी आते हैं। उत्तर छंदवादियों ने तो आला छंद को ऐसे लेकर के, क्योंकि आला छंद वो नाम ही उसका भी एक छंद है, और उत्तर छंदवादियों के सामने देश की जो ये आंदोलन, आजादी का आंदोलन चल रहा है, सारे के सारे कवि आला लिख रहे हैं। मृत्युंजय घट में अपना काल कूट भर दे तू आज, ओ मंगलमय पूर्ण सदा शिव रुद्र रूप धर ले तू आज। बालकृष्ण शर्मा नवीन। आप देखें हमारे बेतिया के कवि गोपाल सिंह नेपाली, तू चिनगारी बनकर उड़दी, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा हराती गंगा, मैं छेलम बेहाल बनूं। यहाँ न कोई राजा रानी वृंदावन बंशी वाला, तू आंगन की ज्योति बहनेरी, मैं कर का पहरे वाला। भाई एक लहर बना आया बहन नदी की धारा। ये कविता, या आपने अगर कुछ न पढ़ा हो तो ये कविता तो जरूर पढ़ी होगी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई वह फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ये आला छंद, सियाराम शरण गुप्त आला छंद लिख रहे, तमाम लोग आला छंद लिख रहे। लेकिन छायावाद के बाद प्रगति प्रयोग तक तो लोगों ने लय भी मेंटेन किया। आगे को देखिए, एक से एक कविताएं, और लय में आप उसको पढ़ लीजिए। असाध्य वीणा कविता, क्या गजब की लयात्मकता है। इवन मुक्तिबोध के अंधेरे में, ओ मेरे आदर्शवादी मन अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, आप देखें लय उसमें भी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने छंद को ऐसा छोड़ा कि छंद की ओर ताकने की फिर जहमत नहीं उठाई। और एक और बहुत बड़ी ताकत जो थी, वह ताकत जो कवि से ज्यादा पाठक के लिए आवश्यक थी, जो कविता को पाठक के दिमाग में, दिल में अंकित कर देती थी, वैसे ही हमेशा हमेशा के लिए। आपने बहुत लोगों को अपने गांव में देखा होगा जिनको रामचरितमानस की चौपाई पूरी नहीं याद होती, आधी चौपाई याद है और आधे का लय याद है। उस लय में वो 2-4 शब्द अपने से पिक कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। यह छंद की बहुत बड़ी महिमा थी, जिसे कविता के बदलते स्वरूप में, जिसने निर्णायक भूमिका निभाई थी, आज हमने उस छंद को कविता से निकाल दिया, उस लय को भी कविता से निकाल, और हम कालजयिता के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमारी कविता कालजयी क्यों नहीं हो रही। बुकर प्राइज मिल जाए, तमाम बड़े पुरस्कार मिल जा रहे हैं, लेकिन किसी से पूछो तो कवि की एक कविता किसी को याद नहीं। यानी आपकी कविता सिर्फ और सिर्फ निर्णायक मंडल को ही अच्छी लगी, जनता ने तो उसको पढ़ा ही नहीं, जनता ने तो उसको आत्मसात किया ही नहीं। तो कविता का यह जो कविता में बदलाव है, बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बदलाव न हुआ तो कविता स्टैग्नेंट हो जाएगी, कविता जो है वो जड़ हो जाएगी। पानी जब तक बहता है तब तक उस पर काई नहीं लगता, लेकिन दिशा बहुत जरूरी है। यह दिशा किधर, यह कविता जाए तो किधर जाए, कविता किस दिशा में जाए। कविता हमेशा मनुष्यता को अपना लक्ष्य माने, क्योंकि हरिश्चंद्र द्विवेदी का आप लोगों ने पढ़ा होगा वो निबंध, साहित्य मनुष्य ही है साहित्य का लक्ष्य। तो मनुष्य को लक्ष्य बना करके कविता चले, कविता में बदलाव। आज के जो नए रचनाकार हैं, खास करके मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी लिख रहे हैं, मैं इन विद्यार्थियों में एक बहुत अच्छी बात पा रहा हूँ, जो मैंने चिन्हित किया है कि छंदों में और बहर में, उर्दू बहरों में बहुत सारे बच्चों की बड़ी दिलचस्पी है। वो सीख रहे हैं, न सिर्फ छंद और बहर सीख रहे हैं, बल्कि फारसी और संस्कृत भाषाएं भी सीख रहे हैं। भाषाओं के आदान प्रदान से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आप रीतिकाल में देखेंगे इतना अद्भुत अद्भुत काम हुआ है। छंद हिंदी का, छंद लोक छंद और भाषा फारसी। रहीम का एक बड़ा सुंदर बरवय है, मी गुजरत की दिलरा भी दिलदार, यक यक साथ हमचू साल हजार।
या खुसरो का वो जो आप देखेंगे जेहाने मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, कैसे भाषाओं का समायोजन उसमें करके और कितना सुंदर उन्होंने लिखा है। तो कविता का जो बदलता परिदृश्य है, बिल्कुल ताजा आज के परिदृश्य पे अगर अब मैं अंत में 5 मिनट बस बात करूं, जो हमारे आज का एकदम बिल्कुल ताजा यथार्थ है, हम उस यथार्थ पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। हम कविता में विचारों पे बहुत ज्यादा केंद्रित हो गए, सत्यता पे, कविता में वैज्ञानिकता पे बहुत ज्यादा हमारा जोर है। लेकिन कविता कोई पढ़े तो उससे पहले ये रहना चाहिए कि उसने कविता पढ़ी, उसे ये नहीं चाहिए कि उसने सोशल साइंस की कोई किताब पढ़ ली या एनवायरमेंटल साइंस पे उसने कोई आलेख पढ़ लिया। आधुनिकता और परंपरा का द्वंद्व दिखाना था, लेकिन अकेले ने उसके लिए असाध्य वीणा कविता रची। शमशेर बहादुर सिंह परंपरा आधुनिकता को लेकर के कितने अच्छे अच्छे बिंब लेकर के आते हैं। और उषा कविता आप देखिए, एक छोटी सी कविता, और उस कविता में वो किस तरह से बदलाव अगर हो कविता में तो इस तरह से होने जाए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल और गौर झिलमिल दे, नील रंग नीलकंठ शिव कहे जाते हैं, और गौर झिलमिल दे गौरी यानी पार्वती शक्ति, वो शिव और शक्ति के मिलन की वेला के रूप में उषा को चित्रित कर रहे हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। नई परंपरा, नई सृष्टि, नया सृजन हो रहा है। निराला की वो कविता जूही की कली और तोड़ती पत्थर, दोनों कविता को आमने सामने रख करके कविता पढ़ी। कैसे निराला अपने आप को, कैसे वो कविता आगे बढ़ी हुई कविता आपको दिखाई देगी। कविता में बदलाव ऐसे आना चाहिए। जूही की कली में जो नायिका, जो कविता है, नायिका है, वो क्या है? अमर अमर से परसोती थी सुहाग भरी, है ना, जूही कोमल तनु तरुणी जूही की कली। लेकिन जब प्रगति कामी चेतना निराला में आती है तो अमर धवल सेज पर सोती हुई नायिका नहीं, बल्कि नायिका का स्वरूप परिवर्तित होता है। और नायिका कैसी हो जाती है? एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, वह पेड़ कोई छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, उधर उन्मुक्त यौवन है, इधर भर बंधा यौवन है, उधर गोरा शरीर है लेकिन यहाँ श्याम तन है, और उन्मुक्त यौवन, उधर चंचल नयन है। हिम्मा मतवाली थी यौवन की मदिरा, ये कौन कहे? कटाक्षों का जिक्र आ रहा है, नयन कटाक्षों का, लेकिन यहाँ पे क्या है? नत नयन। वहां प्रिय कौन है? प्रिय वो है कहते जिसे मदिरा ले, लेकिन यहाँ प्रिय कर्ण, यहाँ कर्ण उसका प्रिय है जिसमें वो मन से रत हो गई। नत नयन प्रिय कर्ण रत मन, और गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राग। तो ये कविता वहां से बढ़ी हुई कविता दिखाई दे रही है कि जिस भाव भूमि पर 20 साल पहले निराला थे, उस भाव भूमि से जब 20 साल बाद लिखा उन्होंने, चेंजेस लाए, कैसे वो चेंज दिखाई देते हैं। और वो एक पॉजिटिव चेंज है, वो कविता के विकास को दिखा रहे, कविता के ह्रास को नहीं दिखा रहे। तो कविता जो है उसको साधने के लिए सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो इस दौर के कवियों में जो बिल्कुल हमारे आसपास लिखने वाले कवि हैं, इन कवियों में जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी ये है कि इतना लिखते हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता। और बिना अच्छी कविता के पढ़े आप अच्छी कविता लिखने का स्वप्न भूल जाए, क्योंकि आप चेतना के स्तर पे कबीर नहीं कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। उनके समय में गोष्ठियां होती थी, लोग बैठते थे आसपास और चर्चाएं, शास्त्र चर्चाएं होती थी। हम जब आसपास बैठते हैं तो कौन सी चर्चाएं होती हैं आप सबको पता है। तो उस युग में यह संभव था कि कोई पढ़े ना, कोई मसी कागज हाथ को न
चर्चा से, विद्वानों की और संजनों की संगति से अपने आप को उस स्तर पर ले जाए। लेकिन आज संभव नहीं। आज आपको पढ़ना होगा, युग की चिंताओं को जरूर शामिल करना होगा, लेकिन कविता का स्वरूप वो अक्षुण्ण रहना चाहिए। कविता का जो मूल रूप है, जिसे पढ़ करके हमें लगे कि हमने कविता पढ़ी, यह हमें पता चलना चाहिए। कविता, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया अच्छी कविता कैसे लिखे, कैसे लिखे श्रेष्ठ कविता। अंतिम बात मैं कह रहा हूं, कविता लिखने का एक तो आपके पास शब्द, लय, छंद इत्यादि इत्यादि चीजें हो, लेकिन ये सब महज तैयारियां हैं कविता लिखने की। विचार कहां से आएंगे? आप अपने युग की केंद्रीय चिंता, और अगर कोई केंद्रीय चिंता आपके युग में नहीं है, आप इतने भाग्यशाली हैं, तो फिर आप अपने युग के जो केंद्रीय मानक हैं, उन मानकों को तलाश। जैसे आज हमारे युग के केंद्रीय मानक 3 हैं। क्या क्या? मानवाधिकार, लोकतंत्र और स्वतंत्रता। मनुष्य की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता से ज्यादा स्वाधीनता, उसी तरह से जो लोकतंत्र है वो कायम रहे। और तीसरी बात, जो मानवाधिकार है, वो मानवाधिकार किसी का कम नहीं। इन बिंदुओं को उठा लीजिए और फिर अपनी कविता इन बिंदुओं पर रख करके देखिए कि हमारी कविता इनके पक्ष में है, इनके समर्थन में है, इनके विरोध में। यदि समर्थन में है तो निसंदेह आप अच्छी कविता लिखते हैं। यदि इनमें कुछ जोड़ रहे हैं, आप कोई ऐसा विचार जोड़ रहे हैं जो इन पूर्ववर्ती विचारों को और ज्यादा पुष्ट कर रहे हो, तब आप बड़ी कविता लिखें। लेकिन अगर आप बस मन बहलाने के लिए कुछ भी लिख लिया, है ना, प्रेमिका की छींक पर एक कविता, प्रेमिका की खांसी पर एक कविता, स्कूल गए, कॉलेज गए और कॉलेज बंद था तो उस पर एक कविता, फिर पता चला बंद क्यों है, तो आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन पे तुरंत एक कविता, अखबार में कोई घटना पड़ी उस पर एक कविता। हमें हिंदी अकादमी में कुछ चीजें ना आधा कर लोग पचा लेते हैं। जैसे एक वर्ड्सवर्थ की वो जो पंक्ति है कि पोएट्री क्या है, तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इतना ही बताते हैं। इसके बाद उसमें एक क्लॉज और है, आधा वाक्य उसका है विच रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये कोई नहीं कहता, इसको याद ही नहीं करते। रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या है? जो विराम की अवस्था में, उपराम की अवस्था में रिकलेक्ट किया गया हो, जिसको पचाया गया हो, जिसमें बहुत चिंता की गई हो। श्री तुलसीदास भी कहते हैं ना, हृदय सिंधु मत सीप समाना। हृदय सिंधु है, सिंधु में हजार लहरें दिन भर उठ रही हैं, लेकिन वो हर लहर कविता की लहर नहीं है, उसमें मति सीपी है। कोई भी बूंद सीपी में पड़ जाए वो मोती नहीं होगा। स्वाति शारदा कहानी सुजाना, शारदा रूपी स्वाति जो किस रूप में हमारे सीपी में आती है, जो बरसई बन बारी विचार, जो श्रेष्ठ विचार के रूप में हमारे मति में आती है, तब जाकर के वही कवित मुक्तामणि चालू। ऐसे नहीं होगा। तो विराम दीजिए, विचार आ रहा है, विचार को पचाइए, विचार पे चिंतन करिए, इसमें इसको किस तरह से हम जोड़ें, इसको किस तरह से हम लिखें कि यह विचार विचार ही नहीं बल्कि कविता लगे। इस पर चिंतन करिए, ये तैयारी करिए, तब कविता के क्षेत्र में प्रवृत्त होइए। आप लोगों ने बहुत धैर्य से मुझे सुना और मैं भी कुछ पता नहीं क्या क्या भूल गया, क्या क्या बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं, कोई तैयारी थी नहीं। तो अगर कुछ काम का भूल गया हो तो फिर अच्छी बात, न बोला हो तो सीनियर समझ करके और ये समझ करके कि साल भर से पढ़ाई लिखाई छूट गई है, माफ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया, यहाँ पे सुना, मुझे बहुत आभारी हूँ। अवनीश, बस 1 मिनट का वक्त चाहूंगा। भैया आप क्या बोले, वो मेरी जो यहाँ पे कॉपी के कुछ पेजेस हैं वो बता रही है, लगभग 6 पेज हैं जो लगभग भर चुकी है।
तो ये आपकी दी हुई अमानत है जो हम लोगों को मिली है। विक्की और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं पुनः जो नए लोग जुड़े हैं हिंदी साहित्य के, आशीष, कई ऐसे नाम दिख रहे हैं मुझे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं हिंदी साहित्य में। मैं उन सब का पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना अच्छा भैया का वक्तव्य को पूरा सुना, इत्मीनान से सुना। और मैं तो आज बहुत बहुत कुछ सीखा हूँ। शायद अगर ये गोष्ठी ना होता तो शायद मुझसे बहुत कुछ छूट जाता। मैं जो भी सीखा हूँ उसको लिखने का प्रयास करूंगा और आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सब जो आज गोष्ठी हुई है उसको हम प्रकाशित भी करने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग आज नए जुड़े हैं मैं उनको पुनः स्वागत करता हूं। और एक सूचना कि आज कुछ लोग बच गए जिनकी कविताएं पाठ नहीं हो पाई तो वो क्षमा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आज हमें ज्यादा भैया को सुनना था और सुनने के बाद आप ये महसूस कर रहे होंगे कि शायद आप ना बोले तो उसके बदले आपने बहुत कुछ सीखा है। आप अगर 2 मिनट ज्यादा बोल लेते तो 2 मिनट भैया का कम हो जाता। तो वो ना बोलकर आपने कितना कुछ सीखा है वो आप लोग महसूस कर रहे होंगे। तो इतनी वैचारिक और इतनी वैचारिक संपन्नता के साथ ये गोष्ठी अपने अंतिम कड़ी की ओर जा रही है। मैं अवनीश से निवेदन करता हूं कि मन संचालन करे और बस 2 मिनट भैया कि आभार वक्तव्य हो जाए, धन्यवाद ज्ञापन हो जाए, फिर हम लोग इस गोष्ठी को खत्म करेंगे। अवनीश आप जुड़े। मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही नए बदलाव की बात की। निश्चय ही हम आपके विचारों से अनुप्राणित होंगे, हम सभी अनुप्राणित होंगे। आपकी बातें सुनकर मुझे महादेवी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि व्रती निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृति से मेरे में स्वर्ण बेला। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुप्रिया ओझा को अपना निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। इस गोष्ठी में सम्मिलित सभी साहित्य प्रेमियों को आदरपूर्वक नमस्कार। यहाँ पिछले 2 घंटे से हम सभी ज्ञान धारक के रूप में टिके हुए थे और इसके मुख्य कारक है हमारे अतिथि डॉक्टर श्रीकांत शर्मा सर के प्रभावशाली शब्द। सर के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और आप सभी कवियों का आभार। आप लोगों की वजह से यह काव्य गोष्ठी बेहद खूबसूरत रही और जिन साथियों ने श्रोता के रूप में अपनी उपस्थिति दी उनका मन से आभार करती हूँ। इसी के साथ मैं मानस पत्रिका के मुख्य संपादक आर्यपुत्र दीपक सर को आभार व्यक्त करना चाहूंगी जो नवांकुर साथियों साहित्य प्रेमियों और साथियों को एक मंच दे रहे हैं। हमारे संचालक अवनीश भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इस काव्य गोष्ठी को संचालित किया। इस काव्य गोष्ठी में हमारे साहित्य प्रेमियों ने गजल और कविता से काफी बेहद खूबसूरत शुरुआत की है। आदित्य नायक जी की कविता और गजल लिखी गई है बहुत सी बातें जो कि एक बेहद खूबसूरत शुरुआत रही। कृष्णा पांडे जी की कविता लौटेगी वो लड़की, मनोरमा जी की कविता तन्हाइयां, जया रानियार जी की कविता लड़के रोते नहीं, नवनीत इलाहाबादी जी की कविता एक प्यार का आरंभ, रूपा कुमारी जी की कविता हम भी तेरे हो जाएंगे, रंजीत शर्मा जी की कविता हे राम कब आओगे, आशुतोष कुमार जी की कविता प्रेम, नूतन झा जी की कविता एहसास, संदीप गुप्ता जी की कविता प्रेम तुम्हारा, दीपेंद्र जी की कविता मैं कौन होता था, नेहा यादव जी की कविता सर हाथों में कवियों को सानिध्य पर रचना रचने के पहले, जो कि काफी प्रभावशाली रही। इसी के साथ इस काव्य गोष्ठी का समापन करती हूँ और आशा करती हूँ आप सबका साथ ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद सर, धन्यवाद भैया। धन्यवाद ज्ञापन भी आपने किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, तो आपकी इजाजत से गोष्ठी को यही समाप्त। नहीं, बहुत देर हो गई है। अगली बार कवि रूप में आएंगे, कविता सुनाएंगे। एक क्षण तो भैया सुना ही दीजिए। भैया हम लोग का रिक्वेस्ट है कि एक सुना दीजिए आप। कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। मैं वैसे बोलना चाह रहा था समापन से पहले ही, बहुत अच्छा लगा और हमें जो विश्वास था भैया कि आप आएंगे और जब बोलना प्रारंभ करेंगे तो कुछ नई बातें निकल कर आएंगी। और मैं तो आपके साथ इतना उठा बैठा हूँ, सुनता रहता हूँ, फिर भी बहुत सारी नई
सीखी आपके द्वारा, मतलब आनंद आ गया भैया, मतलब भाव विभोर हो जाता हूँ जब भी मैं आपको सुनता हूँ। तो कोई ना कोई छंद या कविता सुनाइए आप और हमें उपकृत करें। जो लोग नहीं जानते बता दें, एक सेकंड रुक जाओ। वैसे मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते बता दें कि अभी अभी सुशांत भैया की कविता भी लगी है महात्मा गांधी का विद्यापीठ में, पाठ्यक्रम कविता लगी है, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई भैया। और सब लोग पढ़े सुशांत भैया को, जाने सीखे, अपने आप में संस्थान है सुशांत भैया। तो भैया कुछ पढ़ दीजिए और हमें उपकृत करें, उसके बाद खत्म कर। एक छोटा सा गीत है, बस एक मुखड़ा और अंतरा सुना देता हूँ। जब की तोहरा बिना रही के देखल गए, जब की तोहरा बिना रही के देखल गए, याद के तोहरे को सहारा रहल, जब की तोहरा बिना रही के देखल गए, याद के तोहरे को सहारा रहल, नैन तोहरा से बच के जहाँ भी गइल, रूप के तोहरे उहाँ नजारा रहल, जब कि तोहरा बिना रही के देखल गइल। बात खाली सफर के न बाटे यहाँ, बा सफर बेमजा नइखे मंजिल, यदि ढाल से चाहे कितनो मग के छे, छोड़ सागर कहवा जाई नदी, मन में जब ले समा जाए ना मन कहीं, मन में जब ले समा जाए ना मन कहीं, तब ले तन के भी कहाँ गुजारा रहल, जब कि तोहरा बिना रही के देखल गइल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भैया, बहुत सुंदर, और हाँ जी अविनाश जी खत्म करिए। अब जाके जो है ये गोष्ठी को के साथ क्योंकि हम लोग गोष्ठी सामने बैठ करके भी करें, से इतवार में या सेकंड और फोर्थ शनिवार में आप लोग करेंगे तो मेरे लिए आसानी रहेगी आने में, और बाकी दिन तो आप जानते ही हैं अब क्या पराधीन सपने सुखना है ना। तो आप दूसरे या चौथे शनिवार को या फिर किसी रविवार को आप इकट्ठे हों सब लोग, क्योंकि मिलजुल करके बात करने में फिर ज्यादा बातें आती, और कुछ मैं आप लोगों को चाय पानी भी पिला सकूंगा तो उसका भी एक संतोष होता है ना। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सौम्या, चलो ठीक है। इसी के साथ मैं अपने दोनों अग्रजों को प्रणाम करता हूँ। सुशांत भैया की ओजस्वी वाणी को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद, संपादक महोदय का बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, आज यहीं पे गोष्ठी आप समाप्त करते हैं। धन्यवाद।